साथियों नमस्कार। मन की बात के 100वें अंक में सारे प्रदेश से वो प्रतिष्ठित लोग जो समाज की प्रेरणा हैं वो यहाँ आए। उन्होंने एक प्रेरणा देने का काम किया। ये प्रतिष्ठित लोग, चाहे वह समाज सेवा हो, अध्यापक हो, नाटक का क्षेत्र हो, स्टार्टअप हो, सभी क्षेत्र में उन्होंने उत्कृष्ट कार्य किया है। आइए हम बात करते हैं और जानते हैं उनके इस सफ़र को। हमारे साथ हैं पद्मश्री अवार्डी जनक पलटा मिगलीगंज जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। हम जानना चाहेंगे इस सफ़र के बारे में और किस तरह से ये सफ़र शुरू किया और किस तरह से कारवां आगे बढ़ता गया। मेरी ज़िंदगी का सफ़र केवल ईश्वर को धन्यवाद है, इसका और कोई मकसद नहीं। और मैंने जिस दिन मुझे कहा गया, मैं रिज़ाइन करके आ गई और खाली ज़मीन मुझे 6 एकड़ दी गई इंदौर में कि बहाई सेंटर कि वहाँ पर आदिवासी लड़कियों का इंस्टीट्यूट शुरू करना है। उस ज़मीन पे बाहर पानी पीने का नहीं था, लाइट नहीं थी, सर्वेंट क्वार्टर 10 बाई 10 के एक प्लाई वाले रूम में, जहाँ टॉयलेट नहीं था, जहाँ किचन नहीं थी अलग से। मैंने अकेले 3 साल रह के गांव-गांव में जाना शुरू किया और इधर बिल्डिंग बनाना शुरू की। तो मेरे को सबसे पहला काम ये करना पड़ा कि मैं झाबुआ गई, लोगों को इनवाइट करने कि आदिवासी लड़कियां जो स्कूल नहीं गई उनको लाके साक्षर करना है, उनको सामाजिक आर्थिक अपना और अपने समुदाय का परिवार का विकास कैसे करना है, उनको खड़े करना है, जिसको एम्पावरमेंट कहते हैं, सशक्त करना है। तो मैं जब झाबुआ गई तो उन दिनों में वहाँ नारू की बीमारी थी। 302 गांव में नारू था। नारू के कारण 1 लाख से ज़्यादा लोग प्रभावित थे। तो मैंने सोचा अब ये वहीं से शुरू, मैंने अपनी वॉलंटरी सेवा की, कोई फंड नहीं लिए, गांव-गांव गई। 302 रात 302 उन घरों में रहकर मैंने लोगों को आदिवासी ड्रामा नेहरू युवा केंद्र को बोला मेरी मदद करें, और भीली में ड्रामा करवा के उनको सिखाया कि पानी साफ़ कैसे पीना है और मटके कैसे धो के रखने हैं, सब चीज़ पूरी जो प्रोसीजर था कि आगे से नारू नहीं होगा। एक कोविड को देख के वो याद आया टाइम, मैं उस टाइम पे काम कर रही थी, सन 85 की बात है, सैम पित्रोदा के साथ। लोगों ने बात सुनी, समझी। 302 गांव में नारू लोगों ने ख़त्म किया। मैंने ख़त्म नहीं किया, मैंने सिर्फ उनको सिखाया, ट्रेनिंग दी। और उनके साथ रहने के साथ मेरे जीवन में मुझे पता चला कि जीवन थोड़े में कैसे ज़्यादा अच्छा बीता जा सकता है। वो टापरे में जिसमें बिजली नहीं है, लेटरिन नहीं है, बाथरूम नहीं है, गैस नहीं है, जंगल कट रहे हैं, औरतें धुएं में खाना बना रही हैं और जंगल कटे जा रहे हैं। मैंने आके नारू उन्होंने ख़त्म कर दिया। मेरी शादी एक ब्रिटिश बहाई से हुई जो अपना देश छोड़कर आके मेरे साथ उन्होंने सेवा दी, सारी उम्र यहीं रहे मेरे साथ। वो बहुत पर्यावरण वाले थे, तो हम दोनों ने मिलकर ये किया कि नारू उन्होंने ख़त्म कर लिया। मुझे पृथ्वी सम्मेलन में बुलाया गया, मैं देख के आई। सस्टेनेबल डेवलपमेंट की डेफिनेशन थी कि प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग ऐसा करना कि आने वाले पीढ़ियों के लिए बचे रहें। मैंने आके इंदौर पूछना शुरू किया, तब तो गूगल नहीं था, यूट्यूब नहीं था, कोई तरीका नहीं था, पागल जैसा पूछती थी। अपने यहाँ जितना पानी चाहिए है इंडिया में? नहीं है। अपनी तो राम तेरी गंगा मैली हो चुकी थी, फिल्म भी बन चुकी थी, पंजाब में कैंसर ट्रेन चल चुकी थी। तो हमारी धरती में केमिकल, हमारा तो सब कुछ, मतलब पर्यावरण का प्रदूषण उस टाइम पर इतना था। तो मैंने कहा जब अब है नहीं प्राकृतिक संसाधन, तो मैं किसको, बच्चों को क्या दूंगी? अब वाले बच्चों को और आगे वाली पीढ़ियों को क्या देंगे हम? तो मैंने उसका रीडिफाइन किया कि विश्व का कल्याण हो नहीं, विश्व का कल्याण करूंगी मैं बाय थिंकिंग ग्लोबली एंड एक्टिंग लोकली। मैं ऐसा जीवन जीऊंगी जिससे पर्यावरण का कोई चीज़ का नुकसान नहीं करूंगी। और जो लड़कियां मैं पढ़ाती हूँ, सिखाती हूँ, वो संस्थान ऐसा बनेगा
वो पर्यावरण वाला संस्थान मॉडल बनेगा। तो मुझे पुरस्कार संस्थान को मिला, ग्लोबल 500 रोल ऑफ ऑनर। मैंने आके काम शुरू किया, गांव-गांव से लड़कियां आने लगी। मेरे हस्बैंड सारा काम अपने हाथ से करते थे। उन्होंने वो कैंपस 6 एकड़ ज़मीन में सारा उगा के खाना, लड़कियां भी सब काम करती, और पहला सोलर किचन बनाया। ये सोलर पैनल वाला नहीं, डायरेक्ट डिशेस बनाई उन्होंने। 150 लोगों का खाना बनता, 900 किलो लकड़ी एक महीने की बचने लगी, पेड़ कटने से बचने लगी। लड़कियां बोलती हैं मेरे हस्बैंड को, जीजा जी बोलती थी, जीजा जी हमारे गांव में सोलर कुकर कैसे जाएगा? तो हमने कोशिश की, पता किया, कहीं से बाहर के कंट्री से, कहाँ से मेरे हस्बैंड ने सोलर कुकर वो पैराबोलिक बनाने शुरू किए। लड़कियों को कुकर दिए, लड़कियों ने साक्षरता सीखी, अपना और गांव का विकास सीखा, स्वास्थ्य सीखा, पर्यावरण सीखा, प्रेम सीखा। देश के अच्छे नागरिक बनना और बच्चों को अच्छे इंसान बनाना, आत्मनिर्भर बनना और बनाना, ये सीख के गई। और वो लड़कियां, वो जो मैं कहती थी कि समस्त प्राणियों के साथ सद्भावना से रहना, वो हर लड़की मेरी 500 गांव में गई, 6000 लड़कियां। 26 साल मैंने और मेरे हस्बैंड ने काम किया। वो कैंपस में ज़ीरो कैंपस था, ज़ीरो वेस्ट, आज भी ज़ीरो वेस्ट है। उसी के आधार पर मैं इंदौर की क्लीनेस्ट सिटी की ब्रांड एम्बेसडर बनी। माननीय मोदी जी ने मुझे चिट्ठी लिखी, आप स्वच्छता को अलग से टाइम दो। उन्होंने कहा एलपीजी छोड़ो, जो लोग छोड़ सकते हैं। मैं पहली महिला थी जिसने एलपीजी छोड़ी, क्योंकि मेरे पास सोलर कुकर था। तो लड़कियां सोलर कुकर गांव ले जाने लगी, और बाद में 10 साल के बाद परिणाम पूछा, उन्होंने बोला हमारी इज्जत बच गई। सबसे ज़्यादा बलात्कार तब होते थे जब हम दूर जंगल, और जंगल भी काट दिए, ख़त्म कर दिए हमने। अब तो हम जंगल वापस लगा रहे हैं। दूसरी बात बताई, भार लेके चलते थे सिर पे, प्रेगनेंसी में बच्चा गिर जाता था। तीसरी बात, धुएं में सारी उम्र औरतें खाना बनाती थी। मैं और मेरे पति कहते थे धुएं में खाना बनाना महिलाओं के ऊपर हिंसा है, तो ये सोलर कुकर लाने होंगे। नमस्कार, मैं श्रीमती मंजू मंडलोई, इंदौर एमपी से। हम आपके सफ़र के बारे में जानना चाहेंगे, किस तरह से समाज सेवा आपने शुरू की और किन कठिनाइयों का आपने उस दौरान सामना भी किया। मुझे याद आता है वो मंजर 1976 में मैंने अपने संगठन की स्थापना की, और शुरुआत सुदामा नगर, एशिया की सबसे बड़ी कॉलोनी। स्थिति ये थी कि अगर हम किसी दिन हमारी फाइल नहीं उठाते थे, सेकंड डे उठाते, उसके नीचे 2-3 बिच्छू मिलते थे। ये सुदामा नगर की स्थिति थी। और उस समय बांग्लादेश के जो शरणार्थी आए थे, उनके बच्चों को पढ़ाना, उनकी महिलाओं को सिलाई सिखाना, वहाँ से हमारे कार्य की शुरुआत हुई। धीरे धीरे हम लोग कदम दर कदम बढ़ते गए। वो कहते ना सर कि अकेले चले थे जानिबे मंजिल, लोग आते गए और कारवां जुड़ता गया। वही सारा स्टेप बाय स्टेप हम लोग अपना काम करते गए। और ऐसा कहते हैं कि कोई भी संगठन, कोई भी संस्था, जब तक आपके साथ में एक अच्छी टीम नहीं हो और अगर समर्पित स्टाफ नहीं हो, तो आप कभी प्रोग्रेस नहीं कर सकते हैं। और उसी का आज परिणाम है कि 100 गाँवों में और 50 स्लम एरियाज में हम लोग काम कर रहे हैं। अगर हम गांव की शुरुआत करें तो ग्राम जामनिया से हमारे ग्राम विकास की शुरुआत हुई। और मैंने सोचा कि चूँकि एक शासकीय विस्तरी होती है कि सरपंच की परमिशन ली जाए और उनसे बात की जाए, लेकिन पता नहीं कुछ मेरे दिमाग में ऐसा था कि महिलाएं परिवार की धुरी, सबसे पहले हम परिवार में महिलाओं से मिले। मैंने पूरे गांव में सुबह मेरा रूटीन होता था, सुबह से शाम तक महिलाओं से मिलती थी, उनकी समस्याओं को समझती थी, और फिर मुझे लगा कि इस गांव में क्या ज़रूरत है, और मैं अपना काम शुरू करती गई। हमारे लिए गर्व की बात है कि हम आज उनके 100वें जो उनकी हम बात के लिए हम लोग यहाँ आमंत्रित हुए हैं और हम सुनने जा रहे हैं। लेकिन सर उसके पहले आप अगर स्लम मेरे तक भी जाएंगे ना, तो हर महिलाएं उनके द्वारा दी गई
गई सुविधाओं का पूरा पूरा फ़ायदा उठा रही है। नमस्कार, मैं रुप्पल मंडलोई इंदौर से पधारा हूँ। मंडलोई साहब, हम जानना चाहेंगे कि किस तरह से आपका लेखन का सफ़र है या समाज सेवा का सफ़र है, ये किस तरह से शुरू हुआ और अब क्या उसको आप दिशा दे रहे हैं? देखिए, बहुत बचपन में मैं जब ग्वालियर में था तो उस समय एक छोटे बच्चों की ऑर्गेनाइजेशन बनाई, रुझान सांस्कृतिक मंच, जिसे हमने साक्षरता मिशन के साथ में जोड़ा। उस समय के तत्कालीन कलेक्टर एस.बी. प्रभात साहब के सामने जाके खड़े हो गए कि सर हमें इससे जुड़ना है, कैसे जुड़ सकते हैं? तो वो बोले कि आप लोग कैसे जुड़ेंगे? तो मैंने कहा कि सर कुछ भी कर सकते हैं हम, आप बताएंगे कि क्या करना है। तो फिर उन्होंने उस समय के तत्कालीन उस समय डायरेक्टर थे वाई.के. यादव जी, उनको मिलवाया और इस तरह से मेरा नुक्कड़ नाटकों का सफ़र शुरू हुआ। और मुझे खुशी है कि बहुत जल्दी 93-94 तक ग्वालियर साक्षर हो चुका था हमारे प्रयासों के जरिए। उसके बाद में डैडी का ट्रांसफ़र, पिताजी का ट्रांसफ़र इंदौर हो गया और मैं चूँकि ये सारे वहाँ करता था, आकाशवाणी के साथ भी जुड़ चुका था उस समय तक और आकाशवाणी में कुछ एक नाटक दे चुका था लिख के, तो वो ही सफ़र जारी रखते हुए इंदौर आकाशवाणी के साथ में इंदौर में आकाशवाणी के नाटकों को लेखन किया और फिर पत्र पत्रिकाओं के लिए लेखन किया, पत्र पत्रिकाओं के लिए मार्केटिंग के साथ में लेखन किया और दृश्य श्रव्य माध्यमों के साथ में जुड़ा। साथ ही साथ एक ये चीज़ लगी कि क्यों न इस लेखन को कुछ आयाम दिए जाएं, तो उस माध्यम से मैं अपने संदेश प्रसारित करने लगा और जब तक सोशल मीडिया भी आ चुका था तब मेरा जुड़ा हुआ मीडिया डिक्शनरी के साथ में। चूँकि मैं मालवी था, मालवा थिएटर करता था, तो वहाँ एक कैरेक्टर जन्मा था दत्तूड़ा। उसी दत्तूड़ा कैरेक्टर को मैंने मीडिया डिक्शनरी के थ्रू मीडिया के नए नए आयाम, समाज में जो अभी नई वजनाएँ सोशल मीडिया में आ रही हैं, धोखाधड़ी के बहुत सारे केस हम सुनने में आ रहे हैं, उनसे अवेयर कैसे कर सकते हैं हम, उनसे कैसे बच सकते हैं हम, हमारी युवा पीढ़ी को हम कैसे बचा सकते हैं, उसके बारे में अभी जागृत कर रहा हूँ मैं। मीडिया डिक्शनरी यूट्यूब चैनल पे मेरे बहुत सारे वीडियो आ चुके हैं और दत्तूड़ा कहिन नाम से अभी रिसेंट में मैंने एक यूट्यूब चैनल शुरू किया जिसमें मैं समसामयिक विषयों पे मालवी में बात करता हूँ। इसके अलावा यहाँ मुझे शिरकत करने का मौका मिला, मैं इसके लिए राजभवन का, दूरदर्शन का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि कहीं तो भी मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जी जो बोलते हैं वो प्रैक्टिकल बोलते हैं, प्रयोगात्मक बोलते हैं, इनोवेटिव बोलते हैं, कि कहीं ना कहीं उससे गुंजाइश है समाज सुधार की और हम जैसे युवाओं को इस चीज़ को ग्रहण करना चाहिए, सुनना चाहिए। मैं यही चाहूँगा कि ये 100वीं मन की बात जो है हमारे आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत जो प्रधानमंत्री जी की होगी, युवाओं को एक नया आयाम देगी, नई सोच की ओर अग्रसर करेगी और वो इस सोशल मीडिया के मकड़जाल से बचेंगे और इस देश के लिए, इस राष्ट्र के लिए कुछ कर पाएंगे। मैं अर्जुन सिंह धुर्वे, जिला डिंडोरी का हूँ और मैं बैगा जनजाति के जो है नृत्य एवं गान के लिए बराबर मतलब कार्य किया और विभिन्न सांस्कृतिक केंद्रों में उनको गांव से ला कर के शहरों में कार्यक्रम कराया। और हमारी बैगा जाति के नृत्य जो है तो उसमें एक है मतलब कर्मा है, फिर परघोनी है, घोड़ी पैठाई, फाग, ये 4 नृत्य हैं। इन चारों नृत्य को जो है ये सभी जगह कार्यक्रम में पेश किए और मैं बचपन से ही ये कार्यक्रम मतलब ये अपने संस्कृति को में जाता था नाचने के लिए, लेकिन ये जो मंच का कार्यक्रम जो है पद्म श्री सेब गुलाब थे पहले, वो उन्होंने जो है ये 1982 से लगातार मुझे कार्यक्रम में ले गए, उससे जो है मेरा ये प्रभावित हुआ और मैं फिर खुद कराने लगा। और मैं ये चाहूँगा कि मैंने हमारे जो आने वाले
जो होनहार बच्चे हैं उनको सिखाने के लिए बहुत प्रयास कर रहा हूँ और जगह जगह जा कर के इसको जो है कर रहा हूँ मैं। हमारे प्रधानमंत्री महोदय के द्वारा जो ये मन की बात कार्यक्रम किया जा रहा है इसमें मैं बहुत बहुत आभारी हूँ और इस के माध्यम से नौजवानों को नव युवकों को जो है अपने संस्कृति बचाए रखने के लिए ये बहुत ज़्यादा काम की बात है। और मैं ये भी आशा करता हूँ कि जगह जगह जो से गांव-गांव में इसका एक केंद्र खोला जाए जिससे जो है ये बच्चे सीखते रहें, जिससे अपने संस्कृति का लुप्त ना हो सके। आदिवासी संस्कृति में जो इतनी विविधताएं हैं, चाहे हम नृत्य रहें, चाहे गायन रहें, चाहे तो किस तरह से ये परंपराएं ये आगे बढ़ती रहे, नई पीढ़ी उसको संग्रहित करती रहे, इस बारे में आप क्या कहेंगे? हाँ, इसके लिए मैं यही कह रहा हूँ कि मैंने ये जो है हर गांव में तो जैसे हम लोग कर ही रहे हैं, ऐसे हर जगह जो है इसका एक सांस्कृतिक केंद्र टाइप को खोला जाए और उनको सिखाने का काम दिया जाए, जिससे बच्चे जो है ना भूलें और कुछ कार्यक्रम भी उनको मिलते रहे। ऐसा करके मेरा विचार है। अर्जुन सिंह जी, आपने शुरू से चाहे जीवन के शुरुआत से अगर हम देखें तो नृत्यों के लिए, गायन के लिए अपना समय दिया और परंपरा को जीवित रखने के लिए बहुत बड़ा योगदान दिया। तो किस तरह से आप नए जो आदिवासी के क्षेत्र के, जो जनजाति क्षेत्र के जो बच्चे जो आ रहे हैं, उनके लिए क्या कहेंगे कि हमारी संस्कृति को बचाना कितना ज़रूरी है? क्या है कि मैं एक तो शिक्षक रहते हुए और कर्मचारी मतलब रहते हुए, शिक्षक रहते हुए भी इसमें बहुत ज़्यादा काम किया और मैं यही आशा करूँगा कि ये जो है ये लुप्त ना हो, ये मेरा जो है कहना है। और इसके लिए हमेशा जो है ये प्रयासरत हूँ मैं और कर रहा हूँ काम। जी, हमारे साथ हैं डॉक्टर मनोहर दास सोमानी जी, जो कि अर्थशास्त्री हैं, प्रोफेसर हैं, समाज सेवी हैं। सोमानी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम जानना चाहेंगे आपके इस सफ़र के बारे में, साथ ही एक जो नए विज़न, इन लोगों को, जो नए विद्यार्थियों को एक विज़न मिलना चाहिए, उस बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए सर, मैं सितंबर 1983 में शासकीय सेवा में आया था और मैंने मेरा शासकीय सेवा का जो कार्यकाल है एक छोटी सी तहसील धार जिले की मनावर के शासकीय महाविद्यालय से शुरू किया था और वर्तमान में मैं बेरूलाल पाटीदार शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय मऊ में पदस्थ हूँ और इंदौर में कलेक्टर ऑफिस में जो प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड है, जिसका अब नाम हो गया कर्मचारी चयन मंडल, इसकी परीक्षाओं का प्रभारी हूँ मैं। ऑनलाइन जो परीक्षाएं होती है उसका अभी वर्तमान में मैं प्रभारी हूँ। और देखिए, जो हमारे युवा पीढ़ी है जिनको कि हम शिक्षा देते हैं, उन युवाओं को अभी मोदी सरकार की जो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई उसमें स्वरोजगार के लिए बहुत अधिक प्रेरित किया है, क्योंकि शासन सबको रोजगार नहीं दे सकता है। इसलिए स्वरोजगार हमारी युवा पीढ़ी को अपनाना होगा और उसके लिए उन्हें शिक्षा नीति में इस बात के सरकार ने पूरे प्रयास किए हैं, स्किल डेवलपमेंट के साथ, वोकेशनल कोर्सेज के साथ, कि वो जब अपनी शिक्षा पूरी कर लें तो अपना खुद का रोजगार स्थापित करें, उद्यमी बने और अन्य लोगों को रोजगार दें। तो उद्यमिता की तरफ यदि युवा पीढ़ी जाएगी तो निश्चित ही देश में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, बेरोजगारी कम होगी और हमारा सकल घरेलू उत्पादन बढ़ेगा, जिससे राष्ट्रीय आय में भी वृद्धि होगी, ऐसा मैं मानता हूँ। जैसा कि अब 100वां अंक है मन की बात का, तो माननीय प्रधानमंत्री जी हर कोई एक अंक में कुछ नई प्रेरणा देते हैं, कोई नई बात भी कहते हैं। इसको लेके आप क्या कहेंगे, किस तरह से लोग प्रेरित होते हैं? हर संस्करण में मोदी जी कुछ न कुछ देश के युवाओं को, देश के सामाजिक क्षेत्र में कार्य करने वालों को, देश की जनता को अभिप्रेरित करते हैं, मोटिवेट करते हैं कि वो इस प्रकार कार्य करें ताकि देश विकसित हो और आगे बढ़े। अभी आपने देखा होगा पिछला जो 99वां एपिसोड था मोदी जी का, उनमें उन्होंने बोला था कि हर व्यक्ति को जब उसकी मृत्यु होती है तो अपने अंग दान कर देना चाहिए शरीर के, और भोपाल के एक कपल ने इससे प्रेरित होकर अपने अंग दान करने का शपथ लिया था। तो मोदी जी हमेशा देश के युवाओं को, देश की जनता को
प्रेरित करते हैं और निश्चित ही जो 100वां संस्करण है उस पर भी कुछ न कुछ वो देश की जनता के लिए, युवाओं के लिए एक अभिप्रेरणा देंगे और उससे हम सब गौरवान्वित होंगे। हमारे साथ हैं गीता जी। गीता जी स्वयं तो नहीं बोल पाती हैं, पर उनकी जो यात्रा है और उनके अनुभव हैं ये बहुत एक प्रेरणा है समाज के लिए। गीता जी, हम आपसे पूछना चाहेंगे कि अपने कुछ सफ़र के बारे में, अपनी कुछ पिछली ज़िंदगी के बारे में हमको बताएं। जब मैं छोटी साल की, बहुत छोटी थी, 6 साल की, मैं पाकिस्तान चली गई थी और उसके बाद में मैं खेलते खेलते ऐसे रेलवे में बैठ गई थी और मुझे पता भी नहीं था, मेरे माँ बाप मुझे ढूंढ रहे हैं, कुछ समझ में भी नहीं आ रहा था। मम्मी पापा बाहर गए थे, मैंने सोचा कि मैं खेलते खेलते कहाँ बाहर जाऊँ, और मैं गलती से ट्रेन में बैठ के चली गई। मैं वहाँ पाकिस्तान में 10 साल रही हूँ। ईदी फाउंडेशन वहाँ पे एक था सोसाइटी, वहाँ पे। सुषमा स्वराज जी को ये जानकारी जब मिली कि एक लड़की जो भारतीय है और जो पाकिस्तान में है, उसके माँ बाप यहाँ पे इंडिया में रहने वाले थे, सो उन्होंने उनके पहल से गीता को पाकिस्तान से भारत में उसको लेके आए वो। सो वो थैंकफुल टू सुषमा स्वराज जी और माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी, इनका धन्यवाद देना चाहती है कि उनके प्रयासों से वो भारत यहाँ पे आ सके। प्रधानमंत्री मोदी जी, मुझे पहले कुछ भी नहीं मालूम था प्रधानमंत्री जी क्या रहते हैं, मोदी जी कौन है, कुछ भी नहीं मालूम। लेकिन जब उन्होंने मुझे मेरी मम्मी पापा से मिलाने में मेरी बहुत सारी सहायता की, या फिर मुझे पढ़ाने में मेरी बहुत सारी सहायता की, तब मुझे मालूम चला कि प्रधानमंत्री जी कितने ग्रेट हैं। और मैं दिल से उन्हें बहुत ही थैंक्सफुल करना चाहूँगा। यस, मैंने देखा है, किताबों में भी पढ़ा है कि जो भी विद्वान लोग हैं, जैसे महात्मा गांधी जी, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर या फिर राधा कृष्णन जी, जितने पढ़े हैं, मैं चाहती हूँ कि उतना ही पढ़ूँ मैं। हमारे साथ हैं अतुल पाटीदार जी, जो कि एक स्टार्टअप कंपनी में उन्होंने तैयार की है और उसके लिए काम कर रहे हैं। अतुल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। हम आपके स्टार्टअप के बारे में जानना चाहेंगे, कुछ सफ़र के बारे में जानना चाहेंगे। बिल्कुल। तो मेरा जो स्टार्टअप है वो है फार्मकार्ट। तो फार्मकार्ट एक एग्रीटेक इनोवेशन कंपनी है जो हमने भारत के किसानों को देखते हुए बनाया है। तो सबसे महत्वपूर्ण बात इसमें यह है कि हमारा जो मेजर ऑफरिंग है वो है एक कोड, UIC, यूनिक आइडेंटिटी कोड। तो ये किसानों का एक पहचान पत्र है जिसमें उनका सारा डेटा एनक्रिप्ट हो जाता है। जैसे उनके खेतों की जानकारी, पिछले कई सालों में उन्होंने कितना पेस्टिसाइड, फर्टिलाइज़र, किस टाइप के सीड्स उन लोगों ने यूज़ किए हैं, किस प्रकार की खेती की है, तो पूरा उस कोड में एनक्रिप्ट हो जाता है। उसके साथ ही उनके पर्सनल जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं कि किस प्रकार का वो डिजिटल इंटरेक्शन करते हैं, ये सारा उसमें एनकोड हो जाता है। तो अब क्या होता है कि जैसे हम इस चीज़ को अच्छे से समझते हैं कि भारत के जो किसान हैं वो कम पढ़े लिखे हैं या बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं हैं, तो उन लोगों के लिए ये जो नई और मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ आ रही है, जो इनोवेशन हो रहा है टेक्नोलॉजी के माध्यम से, उसको समझ पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि उनको एक डर बैठ गया है कि ये नई ऐप से हम यूज़ नहीं कर पाएंगे। तो हम ये चीज़ें आसान करते हैं। तो हमने लगभग 5700 किसानों से 1-on-1 बैठ के डिस्कशन किया था 1.5 साल तक, और उसमें हम उनका
माइंडसेट समझने की कोशिश कर रहे थे। तो उसमें बहुत सारी हमारी इंसाइट्स आई है, जिसमें एक है कि एक ऐसी चीज़ है जो सब लोगों को आती है, वो पढ़े लिखे ना हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, वो है पैसे गिनना। पैसे सब गिन लेते हैं। तो हमने ये सोचा कि अगर हम ये नंबर सिस्टम का कॉन्सेप्ट लें और उसको टेक्नोलॉजी के माध्यम में अगर बदल दें तो भारत का हर किसान कोई सी भी नई टेक्नोलॉजी यूज़ कर पाएगा। तो ये जो हमने UIC कोड जो बनाया है, इस कोड से किसान अब किसी भी प्रकार की टेक्नोलॉजी का प्रयोग कर पाएंगे। जैसे हम लोग एक एग्जांपल ले लेते हैं, मान लो आज सब कुछ ऑनलाइन होने लग गया है, जैसे ई-कॉमर्स हो गया। अगर उनको सीड्स, पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइज़र्स कुछ भी अगर ऑनलाइन ख़रीदना है तो किसान डर जाता है कि पूरी जानकारी डालो उसमें, क्या मैं सही प्रोडक्ट ख़रीद रहा हूँ, क्या प्राइसिंग सही है। तो जैसे ही ये UIC कोड एंटर करते हैं, ये क्लाउड से कनेक्ट होके पूरा वैलिडेट कर लेता है और ऑथेंटिकेट कर देता है कि क्या ये किसान ने सही प्रोडक्ट सिलेक्ट किया है। तो सबसे पहले तो मैं काफ़ी मन की बात में जिन लोगों का उल्लेख हुआ है उनसे मिला हूँ। अभी मैं दिल्ली में भी था और ये काफ़ी सराहनीय है, क्योंकि जिन जिन लोगों को भी मेंशन किया गया है वो और अधिक से अधिक बदलाव ला पा रहे हैं। उनको काफ़ी अप्रिसिएशन मिलता है और उसके साथ ही उनके लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ ओपन हो जाती है आगे, और साथ ही में एक अवेयरनेस क्रिएट हो रही है। तो यहाँ पर ना ही वे बल्कि इंस्पायर कर रहे हैं, बट एक अवेयरनेस भी क्रिएट कर रहे हैं, जिसके कारण ज़्यादा से ज़्यादा लोग स्टार्टअप में आएँ, कुछ नया काम करें और अधिक से अधिक जॉब जनरेट करें। साथियों, मन की बात कार्यक्रम के इस 100वें अंक से समाज के अलग अलग क्षेत्रों से, चाहे वो समाज सेवी हों, स्टार्टअप चलाने वाले हों, अध्यापक हों या किसी भी क्षेत्र से आने वाले अन्य युवा, इन लोगों ने हमें एक प्रेरणादायक जो बात बताई, निश्चित तौर पर समाज के लिए एक प्रेरणा है। अगले कार्यक्रम में हम फिर कुछ नई जानकारियाँ, नई कुछ हस्तियों को लेकर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आज्ञा, नमस्कार।